Assalamu alaikum student, how are you? I hope you all will be fine. You are watching my YouTube channel Tahir Physics Academy. Today we will discuss 9th Physics chapter number 1 topic mass measuring instrument. So सबसे पहले बात आती है बीम बैलेंस की। तो बच्चे बीम बैलेंस एक ऐसा फिजिकल आला होता है जिसकी मदद से हम अननोन मास को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बीम बैलेंस। तो बच्चे बीम बैलेंस जो है दो पेन्स पर मुश्तमिल होता है, एक लेफ़्ट पेन होता है और दूसरा राइट पेन होता है। ठीक है, आप लेफ़्ट पेन में अननोन मास रखते हैं और आपका जो राइट पेन होता है उनमें नाउन मास होता है जिसको हम स्टैंडर्ड मास भी बोलते हैं। और इस बीम बैलेंस का ये बीम यूज़ होता है जो कि ज़ीरो पर आपका बैलेंस शो करता है। क्लियर। तो फिर दूसरे नंबर पर हमारे पास है फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अननोन मास को मेजरमेंट करता है। ठीक है, और ये कंपैरिजन मेथड पर वर्क करता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं कि ये भी बीम बैलेंस की तरह दो पेन्स पर मुश्तमिल होता है, एक लेफ़्ट पेन जो होता है और दूसरा राइट पेन होता है। और इसका बीम बैलेंस यूज़ होता है और एक स्केल भी यूज़ होता है। और नीचे जो होता है एक लेवलिंग स्क्रू यूज़ होता है जो कि हम किसी भी हमवार या गैर हमवार सतह पर अपना फिज़िकल बैलेंस रख कर इस स्क्रू की मदद से हम लेवल कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इस पर दो पिलर यूज़ होते हैं। ठीक है, और दरमियान में पॉइंटर यूज़ होता है, ये पॉइंटर है आपका। ठीक है, और ये स्केल यूज़ हुआ, इसको हम बोलते हैं प्लम्ब लाइन। और जो हमारे पेन्स होते हैं ये हुक की मदद से जुड़े होते हैं और ये बैलेंस स्क्रू यूज़ होते हैं दोनों पेन्स पर। तो बच्चे जैसे ही आप यहाँ पर अननोन मास यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप नाउन मास यूज़ करेंगे तो आपका अगर तो दोनों मास बैलेंस होंगे तो आपकी जो बीम होगी वो स्केल के ज़ीरो पर रहेगी। क्लियर। इस तरह हम कहेंगे कि हमारे दोनों मास बैलेंस हो गए हैं। और थर्ड नंबर पर आपका है लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस जो है ये बिल्कुल फिजिकल बैलेंस की तरह वर्क करता है। क्लियर। और आपका चौथे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस। ये आपने मुख्तलिफ शॉप में आजकल जो यूज़ हो रहे हैं वो यही इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस होते हैं जिनके ऊपर मेजरिंग जो होती है वो डिजिटल नंबर में होती है। क्लियर। अच्छा, ये था आपका आज का टॉपिक। और लास्ट पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देना है। ऑन व्हाट पेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एंड व्हाई। तो ये आपने बच्चे आंसर ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बच्चे एट द एंड इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बच्चे सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि हमारे पास एक क्वांटिटी है 5000 ग्राम। तो 5000 ग्राम को हम फिर इस तरह लिखते हैं 5 ज़रब 1000 ग्राम। ठीक है। अच्छा, अब 1000 ग्राम को हम 10 की पावर 3 ग्राम में भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो फिर आपको पता है कि 1 किलोग्राम में टोटल कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो फिर मैं इसको 5 किलोग्राम भी लिख सकता हूँ। और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है 225 क्रॉस 10⁻⁻8 सेकेंड। तो बच्चे प्रीफिक्सेस में आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड बनाना है। स्टैंडर्ड क्या होता है, आपका जो इशारिया है वो 5 से आगे है यहाँ पर, तो आपने इसको यहाँ पर लेकर आना है, 2 अदद पीछे लेकर आना है 2 के साथ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2.25 क्रॉस 10⁻²⁰
2, क्योंकि दो अदद हम पीछे लेकर आए तो इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, और 10 की पावर -8 ये फिर साथ आ गया। तो बच्चे आगे आपने 2.25 क्रॉस 10 की पावर 2 - 8 कर देनी है। ठीक है, तो बच्चे वो आपके पास फाइनली आ जाएगा 2.25 क्रॉस 10 की पावर -6 सेकेंड। तो बच्चे ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 2 ये है, वो कहता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस मैक्रो, नैनो एंड पेक्को आर रिलेटेड टू ईच अदर। कि आपके पास 3 प्रीफिक्सेस हैं, एक मैक्रो, एक नैनो और एक पेक्को। तो आपने इसका रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है बच्चे 1 मैक्रो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 और 1 नैनो इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 और 1 पेक्को बराबर होता है 10 की पावर -12। तो बच्चों आपको पता है कि 10 की पावर -6 बड़ा होता है 10 की पावर -9 से, और 10 की पावर -9 बड़ा होता है फिर 10 की पावर -12 से। तो आप फिर इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 10 की पावर -6 इक्वल टू होता है मैक्रो के, मैक्रो ग्रेटर देन होता है नैनो से, और नैनो ग्रेटर देन फिर हुआ पेक्को से। तो बच्चे ये आपका क्या हो गया, मुतलका रिलेशन आ गया। तो बच्चे अब चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल की जानिब। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, वो कहता है योर हेयर्स ग्रीव एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड द ग्रोथ रेट। तो बच्चे आपने ग्रोथ रेट निकालनी है नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो आपके पास जो ग्रोथ रेट दी गई है वो है 1 मिलीमीटर पर डे। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 क्रॉस 10 इज पावर -3 मीटर के, और 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स के। तो बच्चे ग्रोथ रेट फिर इस तरह हो जाएगी 10 पावर -3 मीटर, नीचे आपने आवर्स को जो है सेकंड में लाना है। तो सेकंड में लाने के लिए आपको 24 अब एक डे में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप फिर 24 ज़रबे 60 ज़रबे 60 करना है। तो आगे जाकर आपका बनेगा 10 की पावर -3 मीटर, और नीचे आएगा 24 ज़रबे, अब 60 ज़रबे 60 बन जाएगा 3600 सेकेंड। तो बच्चों आपने 24 को 3600 सेकेंड के साथ ज़रब देनी है, तो ये आपके पास बन जाएगा 86400 सेकेंड। बच्चे जब आप 1 डिवाइडेड बाय 86,400 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0001157 क्रॉस 10 पावर -3। ये 10 पावर -3 जो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है उसको लिखना है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर आपका ग्रोथ रेट बनेगा बच्चे। अब आपने इस जो पॉइंट है, जो इशारिया है, इसको 11 से आगे ले आना है। तो ये बन जाएगा 11.57 ज़रब 10 पावर -9, -6 -3 बन जाएगा -9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है 10 की पावर -9 इज इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर के। तो फिर ये आपका हिस्सा बन जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। क्लियर। तो बच्चे आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 और 5 जो है ये रेलिवेंट हैं। तो मैंने फिर क्वेश्चन 4 की भी एक यूज़ की है और क्वेश्चन 5 की भी एक यूज़ की है। तो बच्चे क्वेश्चन 4 और 5 क्या कहता है कि आपने रीराइट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कि आपने ये जो क्वेश्चन है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की यूज़ नंबर ए है 1160 क्रॉस 10 पावर -27। तो बच्चे मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्या बताया था, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी भी अदद को 10 की पावर में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो
यहाँ पर कोफिशेंट यूज़ होना है वो एक तो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर देखें, अब जो कोफिशेंट यूज़ हो रहा है ये यूज़ हो रहा है 1160। तो अब आपने इसको क्या करना है, आपका इशारिया जो है वो यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो आप इस इशारे को यहाँ 1 के आगे लेकर आएंगे, 3 अदद पीछे लेकर आना है। तो जब यहाँ 3 अदद आप पीछे लेकर आएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1.16 ज़रब 10 की पावर 3, क्योंकि आप 3 अदद लेकर आए और ये आपका ऑलरेडी मौजूद है क्रॉस 10s पावर -27। तो फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1.16 ज़रब। तो बच्चे अब आपने -27 में से 3 प्लस कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा -24। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन जाएगी 1.16 ज़रब 10s पावर -24। तो ये बच्चे आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बच्चे आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो कहता है ऑन क्लोजिंग द जैब्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन राइट साइड टू द मेन स्केल। ठीक है, सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। तो आपने फाइंड करना है, फिर फाइंड द ज़ीरो एंड ज़ीरो करेक्शन। तो बच्चे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपने ये बात समझनी है कि आपकी जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के राइट है या लेफ़्ट है। अब यहाँ गिवन है कि आपकी जो वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के राइट साइड पे है, तो इट मीन्स कि आपकी ज़ीरो एरर जो है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगी। क्लियर? तो फिर बच्चे अब ज़ीरो एरर को कैलकुलेट करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया था कि आपने ज़ीरो एरर की करेक्शन किस तरह करनी है। करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है लीस्ट काउंट का पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट आपके पास कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर आपने ज़ीरो एरर चेक करनी है। फिर ये होता है कि आपकी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ रही होती है उसको आपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चे जब आप वर्नियर स्केल की डिवीज़न को लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। ज़ीरो एरर का फार्मूला होता है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल। तो आपके पास जो मेन स्केल है वो तो किस पे थी, 0 पे थी, और जो आपकी वर्नियर स्केल है वो 0.04 सेंटीमीटर पे थी। तो आपकी जो ज़ीरो एरर आएगी वो 0.04 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर? तो बच्चे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल आंसर से 0.04 सेंटीमीटर ज़्यादा आ रहा है। क्लियर? तो फिर आपने इस एरर को रिमूव कैसे करना है, आपने जो भी आपका आंसर आएगा उसमें अगर आप 0.04 सेंटीमीटर अगर आप माइनस कर देंगे तो वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो बच्चे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट। तो बच्चे आपने लीस्ट काउंट मालूम करनी है। तो आपके पास पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी है, वो है 0.5 मिलीमीटर, और आपके पास जो टोटल डिविजन्स दी गई हैं वो हैं 50। अब आपके पास जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है वो है 0.5, आपने डिवाइड कर देना है किस पे, 50 पे, तो आपके पास आ जाएगी लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब चलते हैं बच्चे अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चॉकलेट रैपर है जिसकी लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसकी विड्थ जो है वो आपके पास गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। तो आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो बच्चे एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होता है एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ क्रॉस विड्थ के। तो बच्चे यहाँ पर आपकी
लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है और आपकी विड्थ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चे आप लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बच्चे आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू होगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको इसका भी लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 1। जाने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 2 में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।